ये ओबीसी समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया, पहले बीजेपी ये बताए 10 साल। तो दीपेंद्र हुड्डा कैसा नेता है? दीपेंद्र हुड्डा एक नंबर का नेता है। माहौल बहुत जबरदस्त है कांग्रेस पार्टी की तरफ। जहाँ ही सरकार बनी तो पहला केंद्रीय विद्यालय महेंद्रगढ़ में, उसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में, डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, जो 10 साल से इन्होंने शुरू भी नहीं करी। आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा। अब ये खुद आप स्वीकार कर रहे हैं, तभी आपने कहा कि अब हमने देखो ओबीसी का कितना बड़ा काम कर दिया। सभी 36 बिरादरी बीजेपी से दुखी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और गुड़गांव में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे आप रेजांगला चौक देख रहे हैं और यहाँ पर आज कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा लेकर। क्या है कुछ यात्रा का प्रारूप, क्या कुछ इसमें रहेगा, उन सबको आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बादशाहपुर विधानसभा में तैयारी है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, अलग अलग नेताओं ने तैयारी कर रखी है जो टिकटार्थी हैं, और कई बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं टिकटार्थियों में। तो दीपेंद्र हुड्डा की इस यात्रा में आज गुड़गांव में क्या कुछ रहेगा वो हम आपको कवर करके दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा से भी हम बातचीत करें कि आखिर उनकी यात्रा के पीछे मकसद क्या है। तो दीपेंद्र की यात्रा चल रही है इस वक्त और भारी भीड़ है बादशाहपुर में। हमारे साथ कुछ लोग हैं उनकी यात्रा में जो साथ चल रहे हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस यात्रा में क्यों आए हैं, क्या पार्टी के वर्कर हैं या फिर आम लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गणिक यादव। तो आज यहाँ पे यात्रा चल रही है दीपेंद्र की, क्या कुछ माहौल है? माहौल बहुत जबरदस्त है कांग्रेस पार्टी की तरफ। और हम बादशाहपुर विधानसभा से वर्धन यादव जी के समर्थन में यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ पैदल यात्रा में उनका साथ देने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो सोच के साथ आई है इस एरिया में चेंज लाने के लिए, उसके साथ हम समर्थन में हैं। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि इस इलाके में ये यादव बेल्ट है, यहाँ पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है। बीजेपी और कांग्रेस जो ज्यादा काम करेगी, बीजेपी को सब देख चुके हैं, उनका टेन्योर चला था। और अब जो है वो कांग्रेस है, आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये कह रहे हैं आने वाला समय कांग्रेस का। आपको क्या लगता है? भाई वर्धन यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। लेकिन ये तो बताओ, आप वर्धन यादव जिंदाबाद कह रहे हो, लेकिन बादशाहपुर में तो कई टिकट के दावेदार है, वर्धन का नंबर कैसे पड़ेगा? बादशाहपुर में सबसे युवा लड़का है हमारा, और पढ़ा लिखा नौजवान भारत है, काम करेगा। आवेगा मौका देते नहीं थे। कांग्रेस में उन्होंने बहुत अच्छा यूथ को 2008 से एनएसयूआई में एक्टिव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जीते हुए इलेक्शन है एनएसयूआई से पहले, और अब इस बार दमदारी उनकी जो दावेदारी है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन ये बताइए कि जो यूथ है, खासकर जैसे आप कह रहे हैं कि वर्धन यूथ है तो यूथ उसके साथ जुड़ेगा, तो यूथ की दिक्कत क्या है? क्या यूथ कांग्रेस पर भरोसा जता रहा है, जो बात दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं? बिल्कुल, यूथ कांग्रेस पे भरोसा जता रहा है। जब भी तो आप आज का माहौल देख सकते हैं, यूथ का क्या माहौल है। ज्यादातर आपको यहाँ पे नौजवान ही दिखेंगे। अच्छा, ये बताओ, आप ये जो सरकार है बीजेपी की, इससे आप खुश हो? नहीं भाई, नहीं, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है इससे। जैसे जैसे कुछ भी चीज की सब महंगाई कर रखी है, बहुत अच्छा, बहुत महंगाई कर रखी है। कुछ भी चीज की सुविधा नहीं मिलती हमको। पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिलती। राशन भी नहीं मिलता, सब काट रखे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देता हमको, कुछ भी नहीं देता, कुछ भी। अरे क्या कह रहे हो आप? सबके राशन कार्ड कट गए हैं, ना पेंशन मिलती है, और जितने भी बीपीएल कार्ड थे जो लोग थे सबके कट गए। गरीबों को अरे क्या कह रहे हो आप? गरीबों की पेंशन नहीं मिलती। तो आज आप इस यात्रा में आए हो, ये कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा है, पता है आपको ये बात? हाँ जी, तो दीपेंद्र हुड्डा आपको कैसा नेता लगता है? अच्छे लगते हैं। और यहाँ गुड़गांव में कौन नेता है कांग्रेस का बढ़िया? ये अपना अनिल धाड़क। अच्छा, हाँ जी, अनिल के साथ आप? हाँ। अच्छा, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ और भी है, उनसे बात करेंगे। बाबू जी, आप कहाँ से आए हो? हम यही गुड़गांव से हैं जी। अच्छा, गुड़गांव में कौन सा हल्का आपका? आपका गुड़गांव प्रॉपर गुड़गांव। तो क्या हुआ है गुड़गांव में? आज तो आप दीपेंद्र की यात्रा में घूम रहे हो। सर दीपेंद्र की कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है जी। कांग्रेस पार्टी का सारा चल रहा है। बीजेपी दुखी है, सभी 36 बिरादरी बीजेपी से दुखी है। ये जो पोर्टल, फैमिली आईडी, फलाना, ये सब परेशान है। अच्छा, पब्लिक बदलाव चाहती है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती है। आप जैसे हमने देखा कि एससी समाज ने इस बार लोकसभा चुनाव में
तगड़ा वोट किया है कांग्रेस को और बीजेपी को इस बात की चिंता है। देखिए लेकिन आप ये बताइए कि एससी समाज से जैसे कांग्रेस में कुमारी शैलजा सीएम की दावेदारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुड्डा गुट है, तो ये लड़ाई कैसे सुलझेगी? जैसे देखिए सारा दलित समाज संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ये हमारा संदेश दिया था दलित समाज को, अगर ये लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारा संविधान खतरे में था। कारण इन्होंने नौकरी लगाई। अगर मान लेते हम भी को जो कौशल रोजगार की रोजगार किया, अगर 1 लाख ये कहते नौकरी दी, इनकी मान लेते हमने 1.5 लाख की नौकरी दी। आप ये देखिए क्या हमारे दलित समाज को 20,000 नौकरी मिली? क्या बैकवर्ड समाज को 22,000 नौकरी मिली? ये घोषणा है, एक बहाना है। बीजेपी कभी भी दलित ऐसी बैकवर्ड ऐसी कभी नहीं हो सकती पार्टी। अच्छा, तो दीपेंद्र हुड्डा कैसा नेता है? एक नंबर का नेता है। एक नंबर है। एक नंबर कैसे? शुद्ध इतना कम्मा करवा ले हैं, कितना पकड़ ले रोक ले हैं। तो हम ले आ जा कर देगा। अच्छा, हाँ तो आपने लाके कि सीएम बन जाए दीपेंद्र? और हम तो सब सीएम बन जाओ और पब्लिक की मेहरबानी है। हाँ। सारी मेहरबानी बढ़ाओगे कि ना बढ़ाओगे? नहीं, पब्लिक की मेहरबानी, बात सही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कांग्रेस विधानसभा में कितनी सीटें जीत पाएगी, क्या माहौल है? माना हमने 17 सीट लेगी फिर। अच्छा, हाँ। कितनी? 70 बता रहे हो? 17 कितनी? 70 सीटें। हाँ अच्छा, फिर लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसे सीएम बनने की भी लड़ाई है, कई गुट हैं, जैसे शैलजा भी अब की बार तैयारी कर रही है, आप कह रहे हो दीपेंद्र हुड्डा बन जाए, तो लोग कह रहे हैं भाई 10 साल सीएम रह लिए इनके पिताजी, तो अब किसी और का भी नंबर आ जाए। काम जो करेगा वो होगा। है जी? ये लोग बाग मैं जेपी तो यहाँ हूँ, आ जाओ, चलो रिटायर्ड एक्शन हूँ। हाँ। 8 प्रेसिडेंट हूँ सेक्टर 23 का। अच्छा, हमारे रोड मारे नहीं, सारी गिरी जो बाज आए उन्हें बंद कर दी। कोई और मीट मार्केट है, अच्छा, ना जेंट्स आ सकता ना लेडी, तो बात ही छोड़ दो। सारा कूड़ा बना पड़ा है, इतना हम टैक्स भरते, फायदा क्या है? शक्का के लिए कोई सुनवाई नहीं है। लोग भाग अपने आप जुड़ रहे हैं। हम तो किसी पार्टी से नहीं, हम 10 रिटायर हुए, फिर परेशान हो गए। तो अच्छा। ये तो आम पब्लिक आ रही है, अभी लोग बोल नहीं रहे। इलेक्शन में देखो आप। अच्छा, ये बताओ आपका वैसे हल्का कौन सा पड़ता है यहाँ? मेरा लड़का गुड़गांव बादशाहपुर है, मैं सेक्टर 23 का प्रेसिडेंट हूँ। RWA का। अच्छा बाबू जी, ये बताओ जैसे सिटी रिटायर हुआ मैं गुड़गांव से। अच्छा, मैं अंगड़ी भी रह के आया हूँ। अच्छा, मेरे बारे में पूछो, हमने ये 50 बताओ, नौकरी की है। ये बताओ आप, जैसे लोकसभा के चुनाव में बादशाहपुर से 1 लाख से कांग्रेस हार गई, 1,06,000 के लगभग। जैसे हमने राजपेपर की दी पहली बार, पिछली बार दी थी इंद्रजीत की, हाँ। अब की बार राजपेपर की दी थी, क्योंकि हम बीजेपी से खिलाफ है, इंद्रजीत से नहीं। अच्छा, इंद्रजीत से हम कोई खिलाफ नहीं, हम बीजेपी से खिलाफ है, जो ये तो जातिवाद फैलाती है, हेट एजेंडा फैलाती है, करती कुछ नहीं। अच्छा, सारा समाज बांट दिया, कोई इंसानियत है क्या? आजकल तो लेकिन राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी में परेशान नजर आते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा आदमी है, बेईमान कभी रहा नहीं, हम भी अधिकारी रहे हैं, कभी उसने छोटी हरकत नहीं की। उसको मैं पीठ पीछे से उसके अप्रिशिएट करता हूँ। उसको चाहिए ऐसी पार्टी को झटका दे दे, उन्हें सारे में राज कराया है, इस गंदी पार्टी में बस झटका दी। ये तो गुजरातियों का गैंग है, दो का, किसी का राज इकट्ठे ने किसी की सुनी 10 साल, सारा सब कुछ एक ही वर्ग लगा दिया, किसी की पूछी और वो आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि भाई बैकवर्ड का, अब वो कह रहे हैं, नहीं सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड का हमने, भैया हाँ बैकवर्ड का हमने सीएम दे दिया, या अमित शाह है बोले हम बैकवर्ड का सीएम है, आम आदमी है नायब सैनी, तो क्या लग रहा है आपको बैकवर्ड किसके साथ जाएगा? नंबर 1 तो सीएम अभी खट्टरी है, अच्छा, ये नंबर खोटा है ना, ये लोकप्रिय है। इसी में ने इलेक्शन लड़ा, 4थे नंबर पाई थी जिला परिषद में, वो उसका वजूद नहीं, ये देगा शोपीस लगा दिया। और जब अब इलेक्शन आएगा, जब कहा जा रहा है पहली बात है भर्तियां 60-65%, मैं बिजली बोर्ड से हूँ, बिजली बोर्ड में लेक्चरर और 60-65% बाहर की भर्ती है। बाकी जो बिना मेरिट के नाम मेरिट कुछ नहीं है, घपला जबरदस्त है, आम आदमी समझ से बाहर है। तो यात्रा में हमारी मुलाकात दीपेंद्र हुड्डा जी से हुई है। दीपेंद्र जी, आज यात्रा आपकी एक तरीके से अहिरवाल में एंट्री करी है आपने, और कैसा रिस्पांस आपको यहाँ मिला? बावल गए और अब आप बादशाहपुर में थे। बहुत अच्छा पूरे प्रदेश में ही लोगों का बहुत अच्छा रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा जा रहा है। और जो हमने बातें कही हैं, भाजपा सरकार से कुछ प्रश्न पूछे हैं, 15 प्रश्न पूछे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, और ये किसी प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा हो तो कुछ प्रश्न जनता के सरकार के सामने रखें। लेकिन जिस तरीके से जो प्रश्न हमने जो पूछे, उन प्रश्नों को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम जवाब ही नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कुछ काम किया होता तो जवाब देते, अपने काम बताते।
हम तो आज भी जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जवाब देने को तैयार हैं कि हमारे समय हमने ये काम किया, 12 यूनिवर्सिटी बनी, 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय बनी, 4 थर्मल कारखाने हरियाणा में बने। तो हम अपना एक एक कार्य जनता के सामने रखने को तैयार हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमने आपकी यात्रा में कई लोगों से बात की और जब लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए तो ये 2 सीटें बादशाहपुर और गुड़गांव यहाँ पर बीजेपी बड़े भारी मार्जिन से जीत कर निकली इन दोनों सीटों से। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नीचे नीचे एक खबर चल रही है, आपकी यात्रा में शामिल कई लोगों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की किसी प्रकार से कोई बातचीत हो सकती है और ऐसी नीचे लोगों में भावनाएं हैं कि वो कांग्रेस में स्विच कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ये आपकी सही बात है कि 2 सीट गुड़गांव और बादशाहपुर, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस और भाजपा में अगर जो है जो चुनाव हुआ, आपको पता है 46 सीटों पे हमें बढ़त मिली, 44 पे भाजपा को मिली। लेकिन जो हमारा कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था वो इन 2 विधानसभा सीटों पे रहा था। इसीलिए ये जो पहला चरण था इसका अंतिम दिन मैंने इन दोनों में से एक बादशाहपुर में आज अभियान को लेके हम पहुँचे तो अच्छा रिस्पांस मिला। आपने देखा जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का रिज़ल्ट था उसके बावजूद इतने बड़ी संख्या में लोग और बड़ी भावना के साथ और आम कार्यकर्ता निकल के आया, आम जन में अच्छा रुझान मिला। तो लोग दुखी हैं भाजपा सरकार से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक आपने राव साहब की बात करी, देखिए इस तरह की बात लोग इसलिए धरातल पे करते हैं क्योंकि राव साहब की कहीं ना कहीं अनदेखी भाजपा में हुई है, ऐसा जो है लोगों का आकलन है। और वो हरियाणा के जो है वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा में बहुत से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है, तो उस रूप में शायद लोग इस तरह के आकलन करते हैं। अच्छा हुड्डा साहब, जैसे बीजेपी एक जो ओबीसी का नैरेटिव चला रही है नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद, फिर अमित शाह की रैली को हम देखते हैं, उसके बाद लगातार 2 दिन तक आपको और आपके पिताजी को निशाने पर लिया जाता है और ऐसे भाजपा दावे करती है कि ओबीसी की हकमारी हुई आपके राज में। तो आपको लगता है कि ओबीसी कार्ड इस बार जितना डेस्परेटली बीजेपी खेलना चाह रही है विधानसभा में, तो उसका ग्राउंड पे क्या असर है, लोग क्या बता रहे हैं? क्योंकि कुछ किया ही नहीं ओबीसी के लिए। ये ओबीसी समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया, पहले बीजेपी ये बताए। 10 साल के बाद ओबीसी याद आए बीजेपी को? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि भाजपा ने कहा कि अब हम क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करेंगे। अब तो कोई भर्ती नहीं बची 10 साल में, यानी कि ओबीसी समाज के कितने बच्चों का हक माना हमारा। और कहा अब इसमें कृषि आय नहीं जोड़ेंगे। तो जो ओबीसी समाज कृषि से अपनी आय ले रहा था, जो हमारी शुरू से मांग थी कि उसको 10 लाख करे और कृषि आय ना जोड़ी जाए, तो आपने उनको जो है 10 साल ओबीसी जो के आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा। अब ये खुद आप स्वीकार कर रहे हैं, तभी आपने कहा कि अब हमने देखो ओबीसी का कितना बड़ा काम कर दिया। अरे भर्तियाँ तो हो गई 10 साल की आपकी सरकार की। अब तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें हमने कहा है कि हम 10 लाख करेंगे, क्रीमी लेयर और कृषि और सैलरी को हम बाहर करेंगे। तो आपने यानी कि ओबीसी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, 10 साल उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसकी कृषि आय जुड़ती थी, इसकी वजह से सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, और 6 लाख की आपने वो करी। तो ये आज मैं समझता हूँ कि ओबीसी के लिए क्या किया। दूसरी बात, उसके साथ साथ आपने वो भी देखा, बहुत सी योजनाएं जो BCA वर्ग के लिए वो योजनाएं थी, उन योजना को इन्होंने बंद किया। SC समाज और BCA समाज और BPL के सभी परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की योजना थी, गाँव में जिनके घर पे छत नहीं, उनको आते ही इन्होंने बंद कर दिया। अब सोनीपत में जाके नायब सिंह जी कह रहे हैं कि हम 100 प्लॉट शुरू करेंगे। अरे 10 साल आपने बंद रखी, अब उस चीज़ के लिए अब तो एक प्लॉट नहीं मिल सकता। इनकी सरकार में एक भी किसी गरीब परिवार को प्लॉट नहीं मिला। आप उनको प्लॉट दिलवाना है, काम करें। जो BCA वर्ग के हैं वो आपने किया नहीं, वहाँ उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन्होंने ओबीसी समाज के लिए क्या किया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। क्लास 1 और क्लास 2 में अगर ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किया, तो कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने किया 10% से 15%। और तब से ओबीसी समाज की मांग है कि क्लास 1 और क्लास 2 में इसको बढ़ाया जाए। भाजपा ने 10 साल तक लॉलीपॉप दिया, यहाँ तक कि खट्टर साहब ने कहा कि मैं 1% बढ़ा देता हूँ, मगर 1% भी नहीं बढ़ाया, 15 से 16% भी नहीं किया 10 साल। तो 10 साल में वो बढ़ाया नहीं। तो अब क्या, आप देखो ओबीसी समाज के लिए क्या हुआ।
और कांग्रेस का इसमें भी हमारा बयान है कि हम जातिगत जनगणना के साथ हरियाणा में पहले भी हमने 10 से 15% किया और इसको आगे भी पूरा संवैधानिक हक हम इसमें दिलवाने का काम करेंगे ओबीसी समाज का। पहले भी हमने करके दिखाया, आगे भी करेंगे। लेकिन 10 साल में इन्होंने कितना क्यों नहीं 1% भी बढ़ाया? तो कहने का मतलब ओबीसी समाज के लिए किया क्या? आप केवल बिना धरातल पे कुछ किए, कार्ड खेलने से थोड़ी होता है, काम करने से होता है। कार्ड तो आप कुछ खेलिए, काम करिए, कुछ काम किया हो तो आप बताइए। और इसीलिए जब हम कामों का हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं कि हम तो हिसाब देंगे नहीं, हम तो हिसाब लेंगे। मगर मैं फिलहाल धन्यवाद करता हूँ। खैर, जिस तरीके से सारी बीजेपी जब से अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और जब से पदयात्रा हमने शुरू करी है कि हरियाणा मांगे हिसाब, वो तब से कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब से और मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। तो यानी कि वो ये मान रहे हैं कि सत्ता में हम हैं और विपक्ष में वो है, तभी हमसे हिसाब मांग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं उनकी इस भावना के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ। अच्छा हुड्डा साहब, आखिरी सवाल है मेरा इस दक्षिणी हरियाणा के लिए, क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि यहाँ जो है बीजेपी को ठीक ठाक समर्थन मिला और सीटें भी निकली। तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है यहाँ की सीटें जीतने के लिए, और यहाँ की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, ये दक्षिणी हरियाणा मेरी कर्म भूमि रहा है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जो युवावस्था है, जहाँ संघर्ष करे, उसके लिए वो क्षेत्र, मैं समझता हूँ कि पूरे जीवन में एक ही जवानी आती है। वो जवानी जहाँ लग जाए, जहाँ संघर्ष में, तो वो क्षेत्र उसके लिए स्वर्ग समान होता है। तो ये मेरी जन्मभूमि सांगी गांव है, लेकिन मेरी कर्म भूमि दक्षिण हरियाणा रहा है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे दक्षिण हरियाणा में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कोसली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, कि कोसली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जो जिताने का काम किया, वहाँ से आशीर्वाद दे के मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि मैंने शुरू से कहा था कि मेरे लिए जीत तो लोग शुरू से आकलन कर रहे थे कि रोहतक तो जीतेंगे, लेकिन मैंने कहा जीत से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं 9 की 9 विधानसभा सीटों में जीतूँ और हर वर्ग का विश्वास जीतूँ। और लोगों ने वहाँ से जिताकर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। उस संदेश को लेकर मैं एक पूरे दक्षिण हरियाणा में एक विधानसभा क्षेत्र में मैं जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। पहले भी जब हमें मौका अवसर मिला तो कोशिश की गई कि दक्षिण हरियाणा में बहुत से ऐसे काम थे। पहले 2004 से पहले आपको याद होगा एक भी विश्वविद्यालय नहीं था दक्षिण हरियाणा। जब हमारी सरकार बनी तो पहला केंद्रीय विद्यालय महेंद्रगढ़ में, उसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में, डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में, जो 10 साल से इन्होंने शुरू भी नहीं करी। तो शिक्षा से लेकर, शिक्षा एक बड़ी विकास की धुरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तक गुड़गांव से मेट्रो को जोड़ा गया, तो रेवाड़ी और रोहतक को रेल की लाइन से जोड़ा गया है। क्योंकि विकास जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अगर रेवाड़ी और रोहतक को रेल की लाइन से जोड़ने का काम किया तो इसी सोच के साथ, चाहे नेशनल 4 लेन नेशनल कनेक्टिविटी हो, जो रेवाड़ी रोहतक पानीपत होकर सीधा चंडीगढ़ 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, इस भावना के साथ उस समय भी कार्य करने की कोशिश की गई। और अब मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए तो मेरी कर्म भूमि है दक्षिण हरियाणा, और इस चुनाव में मैं अपनी जिम्मेदारी जो है, मैं पार्टी से भी यही कहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा दक्षिण हरियाणा में लगाए। और मैं यही प्रयास करूँगा कि जो विश्वास, जैसे कोसली के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया है, ऐसा ही विश्वास मैं दक्षिण हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में भी मैं विश्वास अर्जित करूँ लोगों के बीच में जाकर। तो दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ थे और इनकी यात्रा आज हमने कवर की है, और यात्रा का पहला चरण समाप्त हो चुका है। ये सेशन अटेंड करेंगे और फिर यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। हिसाब मांग रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, और बीजेपी लगातार इनके नैरेटिव का जवाब दे रही है। उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी इस यात्रा से भाजपा में हलचल जरूर है। तो यात्रा कितनी सफल होगी और विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा पूरी मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और आप सब हरियाणा तक देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।